कला से दुनिया पर राज करते थे। फिर समय ने करवट ली और तीनों में से किसी से सल्तनत छिन गई, किसी से उसका ताज छीनने की कोशिश हुई, तो किसी को एक बार फिर से साबित करना पड़ा कि वो बादशाह है। पर तीनों ने हार नहीं मानी। दुनिया के सारे तर्क वितर्क से लड़ते जूझते हुए ये तीनों साल के आखिर में एक बार फिर अपनी अपनी गद्दी पर बैठे नजर आ रहे हैं। और जो लोग उनकी आलोचना करते थे आज उनके सामने ताज लेकर खड़े हैं पहनाने के लिए। सबसे पहले आज बात करते हैं एक लॉर्ड की, एक किंग की और एक बादशाह की। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बॉबी देओल लोगों की भीड़ के बीच में अपने आंसू पोंछ रहे हैं। ये वीडियो एनिमल के रिलीज के कुछ दिन बाद का था, जब हर तरफ बॉबी की एक्टिंग की तारीफ हो रही थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉबी की 15 मिनट की परफॉर्मेंस फिल्म में रणबीर के 3.5 घंटे की एक्टिंग को बराबर टक्कर दे रही। कितनी कामयाबी के बाद किसी को रोते हुए देखकर ये कहना आसान होगा कि ये खुशी के आंसू हैं। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है। इंसान जब अपनी पूरी जान झोंक कर मेहनत करता है ना, तो पसीना या तो लहू बन जाता है या फिर आंसू। बॉबी का रोना ऐसा नहीं था जैसे किसी गरीब को करोड़ों की लॉटरी लग गई हो। बॉबी का रोना इस तरह से था जैसे कोई मेहनती इंसान सालों एक सूखी पथरीली जमीन में इस उम्मीद से गड्ढा करता है कि एक दिन यहाँ पानी जरूर निकलेगा। उसके आसपास के लोग उस पर हंसते रहे, मजाक बनाते रहे, और जिस दिन जमीन से पानी की पहली धारा फूटी, सब हंसने और मजाक बनाने वाले उस मेहनत कश इंसान के इर्द गिर्द खड़े होकर तालियां बजाने लगे। बॉबी उस दिन इसलिए रो रहे थे क्योंकि उन्होंने पत्थर से पानी निकाल कर रख दिया। बॉबी के आंसू किस्मत के नहीं दोस्तों, मेहनत की पहचान है। खुद बॉबी ने कई बार कहा है कि हार्डवर्क इतना करो कि वो आपका लक बन जाए। किसी ने कहा कि वक्त की एक बड़ी खासियत है कि अच्छा हो या बुरा बदलता जरूर। ये बात बॉबी देओल की जिंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठती। बॉबी देओल ने अपने 29 साल के करियर में जितने उतार चढ़ाव देखे शायद ही किसी एक्टर ने देखा हो। उनका बचपन उस घर में भी था जहां सिनेमा की चकाचौंध कदम कदम पर फैली थी। जब थोड़े बड़े हुए तो बड़े भाई सनी देओल को स्टारडम की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा। जवान हुआ तो पिता धर्मेंद्र उन्हें भी सनी की तरह एक सफल लॉन्च देने की तैयारी करने लगे। पहली फिल्म की शूटिंग पर पैर तुड़वाकर बॉबी हॉस्पिटल पहुंचे। टूटे हुए पैर में रॉड डाला गया। बैसाखियों के सहारे बॉबी अपनी डेब्यू फिल्म के प्रीमियर पर पहुंचे। धर्मेंद्र ने पूरी इंडस्ट्री को इकट्ठा कर लिया था छोटे बेटे की लॉन्च पर। फिल्म थिएटर में लगी तो कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने लगी रही। बड़े सितारों के बच्चों से जिस तरह के डेब्यू की उम्मीद की जाती है, बॉबी का डेब्यू उसी तरह एक ड्रीम डेब्यू था। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर सोना था तो बॉबी को मिले डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड सोने पर सुहागा की तरह था। 7-8 साल जाते जाते बॉबी देओल हिंदी सिनेमा की दुनिया का बड़ा नाम बन चुका था। बरसात के बाद बिच्छू, गुड सोल्जर जैसी फिल्में और उनके गाने लोगों की जबान पर चढ़ गए। बॉबी का हेयर स्टाइल, उनके कपड़े, सब कुछ आम जनता कॉपी कर रही थी। वे जहां जहां जाते उनकी एक झलक के लिए उनके चाहने वाले दूर दूर तक उनका इंतजार करते रहे। बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बॉबी के सामने अपनी स्क्रिप्ट लिए बस उनकी एक हाँ का इंतजार कर रहा। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे अचानक न जाने क्या हुआ, एक तरह से बॉबी की सारी फिल्में फ्लॉप होने लगी। अच्छे प्रोजेक्ट भी छूटे तो बनते बनते बिखर जाते। कुछ फिल्में बनने से पहले बंद हो गई, कुछ बनते बनते बंद हो गई। कुछ फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर ही नसीब नहीं हुए। एक वक्त ऐसा भी आया कि अपने जमाने का ये चमकता सितारा लोगों के लिए मजाक बन गया। बॉबी के ऊपर मीम बनने लगे, ऐसे ही मीम जिसमें उनकी एक्टिंग, उनके करियर का मजाक बनाया जा रहा था। बॉबी को ये सब चीजें हर्ट कर रही थी, पर वो मजबूर थे, बेबस थे। उनके पास कोई काम नहीं था 4 साल तक। ना ही उन्हें कोई उम्मीद थी कि उनके जैसे हारे घोड़े पर अब कोई प्रोड्यूसर पैसे लगाएगा। इसी बीच एक रात वो दिल्ली के एक बार में गेस्ट के तौर पर शरीक होने गए। उनको बुलाने वाले ने कहा कि आप डीजे कंसोल के पीछे जाकर डीजे कंसोल ऑपरेट करने की एक्टिंग करिए, हम स्पीकर पर गाना बजा देंगे। बॉबी ने प्रोफेशनल एक्टर की तरह वही किया जो उनसे कहा गया। किसी ने उनकी तस्वीर ले ली और 1 महीने बाद वो तस्वीर इस खबर के साथ वायरल हो गई कि बॉबी देओल ने डीजे का करियर शुरू करने की कोशिश की और उनका ये काम भी लोगों को पसंद नहीं आया। दुनिया की आदत है गिरे हुए को जमीन में धंसते देखकर खुश होती है। बॉबी पहले से ही मजाक बने हुए थे, अब इस खबर ने लोगों को एक और मौका दे दिया बॉबी पर हंसने का। इस दफा जो ट्रोलिंग हुई उसके टारगेट पर बॉबी का अस्तित्व था। लोग ये साबित करना चाहते थे कि बॉबी देओल हर काम में फिसड्डी है, वो जो भी काम करेगा खराब कर देगा। लोग एक राय बना चुके थे बॉबी को लेकर, जो गलत तो थी पर मजबूत बहुत थी। और बॉबी को इस राय से लड़ना था, उसे बदलना था, उसे तोड़ना था। इस तरह की मॉब ट्रोलिंग से दोस्त कोई भी टूट सकता है। बॉबी भी इंसान थे, लगभग टूट चुके थे। अब घर पर रहने लगे, कहीं आना जाना नहीं होता था। 4 साल घर में बैठे होने की वजह से अपने ही बच्चों से नजर नहीं मिला रहे थे। एक दिन कमाल हुआ, एक दिन बेटे ने पूछ लिया, आप सारा दिन घर पर रहते हो, मम्मी काम पर जाती हैं, आप क्यों नहीं जाते? बस ये बात उनके मन को लग गई और बॉबी को नजर आने लगा कि वो गलत कर रहे हैं अपने साथ, अपने परिवार के साथ। उन्होंने फिर एक नई शुरुआत करने की ठानी, क्योंकि बॉबी के सामने उस वक्त 2 रास्ते थे, या तो हार जाए या हार मान लें। बॉबी ने फैसला किया जान भले चली जाए पर हार नहीं मानेंगे। उनकी जिंदगी में उस वक्त सिर्फ सीसीएल चल रहा था। है सीसीएल के दौरान ही सलमान खान से मुलाकात हुई। बॉबी ने सलमान से बिना झिझके काम मांगा। सलमान वादा करके चले गए और वादे के मुताबिक सलमान ने रेस 3 में उन्हें काम दिला दिया। किरदार की मांग थी कि बॉबी देओल शर्ट उतारे, इसलिए सलमान ने रोल देते वक्त पहला सवाल यही किया, हाँ मामू शर्ट उतारेगा?
बॉबी इस वक्त अपने किरदार के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिर साजिद नाडियावाला ने उन्हें हाउसफुल के लिए साइन कर दिया। दोनों फिल्में रिलीज हुई। बॉबी ने लगातार 2 हिट फिल्म देकर अपना कमबैक अनाउंस किया। कहते हैं कि किस्मत मेहनत को सलाम करती है और अच्छा काम अपने खुशबू बिखेर ही देता है। और फिर एक दिन वो हुआ जिसने बॉबी की किस्मत पलट दी। प्रकाश झा ने उन्हें अप्रोच किया, जो कि गंगा जल, राजनीति, अपहरण जैसी शानदार फिल्में बना चुके थे। झा एक सीरीज बनाने जा रहे थे आश्रम नाम से। बॉबी ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें लगा कि कोई छोटा मोटा कैरेक्टर मिलेगा करने को, और वो चौंक गए जब प्रकाश झा ने आश्रम का लीड कैरेक्टर बाबा निराला निभाने के लिए बॉबी से कहा। ये रोल बॉबी की इमेज, पर्सनैलिटी से बिल्कुल उलट। बॉबी अब तक अपने करियर में हर रोल एक्सेप्ट करने से पहले अपने भाई और पापा से सलाह लेते थे, पर इस रोल के बारे में उन्हें डर था कि शायद वे दोनों राजी ना हो, और कभी अलाउ ही नहीं करते कि बॉबी अपने करियर की सेकंड इनिंग में इतना रिस्की रोल करे। बॉबी ये रोल हर हाल में करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बात सिर्फ अपनी पत्नी तान्या को बताई। जब आचरण का ट्रेलर रिलीज हुआ तो हर कोई बॉबी के इस नए रूप को देखकर हैरान हुआ। उद्देश्य नहीं, संदेश देता हूं, शादी का। सीरीज एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई। बॉबी देओल ने ठोक कर अपनी वापसी की घोषणा करी। ओटीटी पर हर जगह बाबा निराला के रूप में बॉबी ही थे। बॉबी कई जगह ये दावा भी कर चुके हैं कि आश्रम इंडिया की सबसे ज्यादा देखा जाने वाली सीरीज है, लेकिन मेहनत का असली इनाम मिलना अभी बाकी था। ईश्वर इम्तिहान तो लेता है, पर जब भी देता है थप्पड़ फाड़ के देता है। और फिर एनिमल का जब ट्रेलर रिलीज किया गया, एनिमल के ट्रेलर के आखिर में बॉबी कुछ सेकंड के लिए नजर आए तो इंटरनेट पर रणबीर से ज्यादा बातें बॉबी के किरदार की होने लगी। ऐसा लग रहा था कि एक समय बॉबी का मजाक उड़ाने वाला इंटरनेट अब चाहता था कि बॉबी कामयाब। फिल्म जब रिलीज हुई तो कई सारे रिकॉर्ड टूटे। थोड़ी देर के लिए पर्दे पर आए, पर जितनी देर के लिए थे फिल्म का रोमांच अपनी चरम सीमा पर था। उनका एंट्री सीन का डांस, उंगली से चुप रहने का इशारा, रणबीर की पीठ पर लेटकर सिगरेट पीना, सब कुछ वायरल हो गया। बॉबी ने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि पूरी दुनिया भी अगर आपके खिलाफ खड़ी हो तो आपके अंदर की वो काबिलियत, वो जज्बा, वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप पूरी दुनिया को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दें। 7 साल पहले जो इंसान मजाक था, आज उसे इंडस्ट्री के सबसे इम्पैक्टफुल एक्टर के रूप में गिना जा रहा है। जो मीडिया कभी उन्हें तवज्जो नहीं देता था, आज वो हर जगह बॉबी के पीछे पीछे पूंछ की तरह लगा हुआ है। उनकी हर मूवमेंट को उनके फैंस तक पहुंचा रहा है। जिस इंडस्ट्री में कोई उन पर पैसे नहीं लगा रहा था, आज वही इंडस्ट्री हाथ बांधे ब्लैंक चेक लेकर बॉबी के सामने खड़ी नजर आती है। कुछ साल पहले मजाक उड़ाने के लिए लॉर्ड बॉबी बोलने वाला इंटरनेट आज बॉबी को लॉर्ड इज्जत से बुला रहा था। और इस तरह से बॉबी ने अपनी मेहनत और बाहुबल से वक्त के पहिए को उसकी रफ्तार से भी तेज घुमाकर अपना वक्त बदल दिया, और हर उस इंसान के लिए हिम्मत और हौसले की मिसाल बन गए जो इंसान वैसे ही हालात से गुजर रहा है जैसे हालात से कुछ साल पहले बॉबी गुजर। विराट कोहली इस बात की मिसाल है कि नाम, रुतबा, हैसियत जितनी भी मेहनत से बने, उससे 100 गुना मेहनत लगती है उसे मेंटेन करने। विराट कोहली ने जब क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा तो उनके सामने सचिन के तौर पर एक उदाहरण था कि उम्मीदों का बोझ बड़े से बड़े दरख्त को भी झुका देता है। विराट कोहली जब होबार्ट की इनिंग में मलिंगा को मैदान के चारों तरफ पीटते पाटते विजय रथ पर सवार थे तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रथ ईंधन के रूप में उनके पसीने की आखिरी बूंद भी निचोड़ देगा। विराट मेहनती है, शायद विश्व कप के सबसे मेहनती खिलाड़ियों में से एक, पर बगैर नतीजे की मेहनत को दुनिया बेवकूफी समझती है। 2019 के सेमीफाइनल में जब धोनी डाइव ना मारने की वजह से क्रीज से कुछ इंच दूर रह गए थे तो विराट कोहली के चेहरे पर दुख की एक ऐसी छाया उतर आई जिसने अगले 2.5 साल तक विराट का पीछा नहीं छोड़ा। लोग कहते हैं कि विराट का वर्स्ट स्टेज दुनिया के बाकी बैट्समैन के बेस्ट से कहीं बेहतर था, पर जब आपने हाथ ही मार दिया हो तो बैल कितना भी ताकतवर हो आप उससे नहीं हार सकते। यही हो रहा था विराट के साथ, जब ताश के पत्तों की तरह अपने बैट से शतक पर शतक फेंकने वाले इस क्रिकेट के सरताज के बल्ले से रन निकलना बंद हो गए। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई विराट की काबिलियत और उसके जज्बे पर सवाल उठा सके। तो 2019 की हार को वजह बनाकर विराट के आलोचकों ने विराट को बुरे कप्तान से ज्यादा पनौती कप्तान के तौर पर गणना शुरू कर दिया। लोग दावा करने लगे कि जब अपना हर आईपीएल हारने वाला यह कप्तान कप्तानी नहीं छोड़ता तब तक टीम इंडिया कोई कप नहीं जीतेगी। 24 अक्टूबर 2021 दुबई में पाकिस्तान और भारत वर्ल्ड टी20 2021 का अपना अपना पहला मैच खेलने उतरे। पाकिस्तान वो टीम थी जो अब तक भारत से दोनों फॉर्मेट में वर्ल्ड कप में हारती ही आई, पर उस दिन इतिहास करवट लेने वाला था। एक ऐसी करवट जिसके नीचे विराट कोहली की कप्तानी और रुतबा दोनों दबने वाले थे। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 151 रन बनाए। पाकिस्तान की गेंदबाजी के सामने जब पूरी लाइनअप घुटनों पर आ गई तब एक इंसान भारत की हार के दरमियान खड़ा हो गया। उस मैच में विराट ने भारत की ओर से सबसे ज्यादा 57 रन बनाए। पाकिस्तान के बल्लेबाज चेज करने उतरे तो ये चेज कंप्लीट करके ही लौटे। कप्तान कोहली ने अपने तरकश का हर तीर आजमाया पर कोई तीर उस दिन पाकिस्तान के डिफेंस को भेज ना सका। पहले मैच में 10 विकेट की शर्मनाक हार की वजह से भारतीय टीम का मनोबल ऐसा टूटा कि वो पूरे टूर्नामेंट में इससे उबर नहीं पाई और टीम उस वर्ल्ड कप के पहले राउंड से ही बाहर हो गई। साथी कहते हैं कि जहाज जब डूबता है तो जहाज के कप्तान को भी उसके साथ डूबना पड़ता है। यही हुआ विराट कोहली के साथ।
हर तरफ आलोचना हो रही थी, लोगों की बातें नशक की तरह विराट के रुतबे को चुभो रही थी। विराट ने जिम्मेदारी लेते हुए बीसीसीआई से T20 की कप्तानी छोड़ने की इजाजत मांगी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी विराट कोहली को धीरे धीरे ओडीआई और टेस्ट की कप्तानी से भी हटा दिया गया। बुरा फॉर्म चल रहा था और उससे भी बुरा वक्त चल रहा था। विराट अब भी जिम में पसीना बहा रहे, पर उस पसीने की कोई अहमियत नहीं बची थी दुनिया की नजर में। हर मैच, हर सीरीज के बाद क्रिकेट के कथित एक्सपर्ट विराट की बैटिंग टेक्निक में भी कोई ना कोई कमी तलाश रहे थे। धीरे धीरे माहौल ऐसा बनता जा रहा था कि लोग ये अंदाजा लगाने लगे थे कि क्रिकेट का सबसे चमकदार सितारा या तो खुद बुझ जाएगा या बुझा दिया जाएगा। पर कोहली, money doesn't solve your problems. If you take loans and you put it into your business, but the कोई आम सितारा नहीं थे, वो सूरज था क्रिकेट के सौर मंडल। ऐसा सूरज जिसकी तरफ निगाह उठाकर कोई सिर्फ उस वक्त देख सकता है जब वो डूब रहा हो, और लोग ऐसा कर भी रहे थे। पर सूरज की नियति है, वो डूबता है फिर से नई चमक के साथ निकलने के लिए। विश्व T20 कप में एक बार फिर पाकिस्तान की टीम भारत के सामने थी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पिछली हार का जख्म ताजा था। डर इस बात का था कि कहीं इस बार पाकिस्तानी टीम भारतीय फैंस के जख्मों पर फिर से नमक ना रगड़ दे। 160 रन का मामूली सा टारगेट उस वक्त पहाड़ लगने लगा जब 31 पर 4 विकेट गिर गए। विन प्रेडिक्टर पाकिस्तान की जीत का प्रतिशत 85% बता रहा था, यानी पाकिस्तान के चांसेस थे 85% जीतने के, बस 15% का फासला। और उस फासले के बीच में विराट कोहली विराट होकर खड़े हो गए। जब कोहली ने हैरिस राउत की 150 की रफ्तार की गेंद को सामने छक्का मारा, क्या खिलाड़ी, क्या दर्शक, क्या कमेंटेटर, सब खड़े होकर क्रिकेट के सम्राट के अपने साम्राज्य वापस हथियाने की खुशी में झूम उठे। उस मैच के बाद विराट कोहली उस ट्रेन की तरह क्रिकेट की पिच पर दौड़ने लगे जिसमें ईंधन भरपूर था, बस ब्रेक ही नहीं थे। विराट जब अपनी फॉर्म में लौटे तो एक बार फिर उनके कंधों पर उम्मीदों का पहाड़ लद गया, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 सामने। इस वर्ल्ड कप में कोहली ने रनों का वो अंबार लगाया जो क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में ना तो किसी ने देखा था, ना शायद किसी ने सोचा था। पहले सचिन के ओडीआई शतक का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद कोहली ने वर्ल्ड कप में सचिन के सबसे अधिक रनों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े कमबैक के दौर पे विराट कोहली ने एशिया कप में सबसे ज्यादा 276 रन, मेंस क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 296 रन और 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में 765 जादुई रन बना दिए। 2023 में विराट की वापसी कितनी जादुई है, इसका अंदाजा आप उनके आंकड़ों से लगा सकते हैं। विराट ने इस साल ओडीआई की 24 इनिंग में 72 के एवरेज से 99 के स्ट्राइक रेट से करीब 1377 रन बना दिए। उस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक निकले धुआंधार। टेस्ट की बात की जाए तो इस दौरान कोहली ने 10 इनिंग में 55 की औसत से करीब 577 रन बनाए, जिसमें 2 शतक शामिल है। T20 में इस साल कोहली ने 14 इनिंग में 53 की औसत से और 139 की स्ट्राइक रेट से 640 रन ठोक दिए। विराट कोहली ने अपनी मेहनत और मानसिकता से यह बात साबित कर दी कि जब आपके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो तो वही एक मौका होता है पूरी दुनिया को गलत साबित करने का। और विराट जैसे लोग कभी भी ऐसे मौके से घबराते नहीं, बल्कि खुली बाहों से ऐसे मौके का इस्तेमाल करते हैं। साथियों, साल 2022 के आखिर में जब साउथ की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा था, तब फिल्म कंपेनियन ने साउथ के कई डायरेक्टर्स और एक्टर्स का एक इंटरव्यू रखा। कमल हासन और राजा मौली जैसे लोग उस इंटरव्यू में थे। बात होने लगी कि आखिर साउथ की इंडस्ट्री में क्या ऐसा हो रहा है कि इंडस्ट्री इतनी फल फूल रही, जबकि हिंदी सिनेमा कोरोना के बाद से अपना अस्तित्व बचाने में उलझा हुआ है। क्या हिंदी सिनेमा को कामयाब फिल्में बनाना ही नहीं आता? महान एक्टर कमल हासन ने इस सवाल का एक बेहतरीन जवाब देते हुए कहा कि जैसे सूर्य कभी दक्षिणायन तो कभी उत्तरायण में होता है, ठीक उसी तरह भारतीय सिनेमा की इंडस्ट्री भी काम करती है। कमल हासन ने कहा, एक समय था जब हम साउथ के लोग हिंदी सिनेमा के कलेक्शन देखकर चौंक जाते थे और सोचते थे कि ये लोग आखिर इतने बड़े हिट कैसे बना देते हैं। तब सूर्य उत्तरायण में था और अभी दक्षिणायन में है। इसलिए कमल हासन ने कहा कि हिंदी सिनेमा भले ही स्ट्रगल कर रहा हो, पर जब उत्तरायण होगा तो एक बार फिर हिंदी सिनेमा का गौरव लौटेगा। कमल हासन ने हल तो बता दिया, पर सवाल ये था कि सूरज को खींच कर वापस उत्तर दिशा में कौन लाए। बहुत लोगों ने उस वक्त एक नाम लिया, शाहरुख खान। पर खुद शाहरुख का करियर और निजी जिंदगी उस वक्त खुद गहरे घने अंधेरे में कैद नजर आ रहे थे। ये खबर भी उठने लगी कि बॉलीवुड का किंग अब घर बैठ गया है, उसके पास काम ही नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि शाहरुख समझ चुके हैं कि इस उम्र में उन्हें रोमांस करते हुए कोई देखना ही नहीं चाहता, और इसी वजह से उन्होंने समझदारी से खुद को फिल्मों से अलग कर लिया। जितनी मुंह उतनी बातें। और शाहरुख कुछ नहीं बोले, जो हो रहा था उन्हें दिया, जो जैसा सोच रहा था उसे वैसा सोचने दिया, और खुद खामोशी ओढ़े एक तूफान की तैयारी करने लगे जो बहुत जल्दी हिंदी सिनेमा को अपनी चपेट में लेने वाला था और हिंदी सिनेमा को एक श्राप से मुक्ति दिलाने वाला था। लेकिन दोस्तों, एक और तूफान था जो मन्नत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, जो शाहरुख को वहां चोट करने वाला था जो उनका सबसे कमजोर हिस्सा था, उनका परिवार। हजारों इंटरव्यूज ऐसे हैं जहां शाहरुख ने खुलकर कहा है कि बहुत कम उम्र में उन्होंने अपनी आंख के सामने एक एक करके अपने परिवार को बिखरते देखा। इस वजह से उन्हें उनका परिवार, उनके बच्चे बहुत प्यारे हैं। अक्टूबर 2021 में समीर वानखेड़े के लीडरशिप में एनसीबी की एक टीम ने एक क्रूज शिप पर छापा मारा और कई लोगों को अवैध
अवैध नशीले पदार्थों के साथ अरेस्ट किया। ये छोटी सी खबर तब बड़ी हो गई जब मालूम चला कि इस छापे में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी के मुताबिक आर्यन अवैध नशीले पदार्थों के साथ पकड़े गए। आर्यन को जेल भेज दिया गया। शाहरुख ने बहुत कोशिश की लेकिन वो आर्यन को जेल जाने से नहीं बचा पाए। बाद के शाहरुख और समीर की लीक हुई चैट से ये मालूम होता है कि शाहरुख किस कदर समीर वानखेड़े से अपने बेटे के लिए गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। ये सब बातें बहुत बाद में सामने आई और ये सब जब चल रहा था शाहरुख ने मीडिया पर कहीं पर किसी के बारे में या इस केस के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। साल 2022 मई के महीने में ये चीजें कंफर्म हुई कि आर्यन खान के पास से ना तो कोई नशीला पदार्थ मिला ना ही वो किसी तरह की ड्रग कॉकटेल का हिस्सा है। साल बदला, शाहरुख अपने साथ साथ बॉलीवुड की किस्मत भी बदलने लगे। 25 जनवरी को रिलीज हुई पठान ने पहले ही दिन 57 करोड़ रुपए कमा डाले। साल 2022 में कई बड़ी फिल्मों का ये हफ्ते भर का कलेक्शन था जो पठान ने एक ही दिन में कर लिया। इस दफा शाहरुख अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए कहीं नहीं गए, ना तो किसी टीवी शो पर, ना ही उन्होंने गाने पर रील बनाकर अपलोड किया। ट्विटर पर अपने फैंस के सवालों के जवाब देना ही पठान की प्रमोशन का इकलौता तरीका था जो शाहरुख ने अपना लिया। जब वो प्रमोशन के लिए कहीं नहीं गए तो कई लोगों ने इसे बेवकूफी कहा, क्योंकि आज के दौर में बिना इंस्टा के इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब किए हर फिल्म का प्रमोशन अधूरा ही माना जाता है। पर शाहरुख दूर रहे इन चीजों से और पठान ने इस बात को पुख्ता किया कि स्टारडम किसे कहते हैं। स्टार को प्रमोशन की जरूरत ही नहीं होती और शाहरुख ने खुद ही कहा कि वो आखिरी स्टार हैं और उनकी अगली फिल्म जवान के कलेक्शन ने इस बात पर मोहर लगा दी। पठान ने 1050 तो जवान ने 1140 करोड़ रुपए कमाए। इस साल शाहरुख 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्में कर चुके हैं। डंकी में वो राजू हिरानी के साथ है और राजू हिरानी वो डायरेक्टर है जिसके बारे में राजामौली ने कहा था कि राजू जब चाहें मेरे जैसी फिल्में बना सकते हैं, पर मैं कितनी भी कोशिश कर लूं राजू के सीन जैसा भी कुछ नहीं बना सकता। बॉबी, विराट और शाहरुख इस बात की मिसाल हैं कि हार तब तक नहीं होती जब तक आप खेल से बाहर ना हो। जिंदगी जितनी दफा गिराती है उतनी दफा कोई ना कोई मौका जरूर देती है फिर से उठने का, फिर से वो सब कुछ हासिल करने का जो आपसे वक्त ने छीना है। इन तीनों के बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। साथियों, सेटबैक से कमबैक की सीरीज में इन तीन शानदार लोगों के बारे में आपसे कुछ बात करी। उम्मीद करता हूं कि आपको इन तीनों में से कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिला होगा जो आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर शायद आप भी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सेटबैक से कमबैक की तरफ जा सके। अगले किसी और शानदार वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। इस वीडियो में क्या अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दीजिए। 1 जनवरी 2024 सुबह 10 बजे आपको बेहतरीन वीडियो देने जा रहा हूं। हाँ जी, क्या समझ आया इस वीडियो से आपको? कुछ तो समझ आया होगा, कुछ तो दिमाग में गया होगा, है ना? क्या देखा इस वीडियो में, क्या समझ आया इस वीडियो से आपको? ये मैं पंखा बंद कर यार। हाँ जी, चैट्स खुली है आप लोगों के लिए, आप बिल्कुल जवाब दे सकते हो। क्या समझे इससे आप? मैं इससे सिर्फ एक ही चीज समझाऊं कि हर सेटबैक एक नए कमबैक की तैयारी होती है, ठीक है? कोई भी इंसान, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी चीज, अगर मैं आज अपनी बात भी करता हूं तो मैं आप सभी को बता सकता हूं कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग वर्किंग नहीं कर रहे। पिछले कुछ दिनों से हम लोग डिलेमा में है, क्या होगा, क्या आंसर आएगा, क्या नई गाइडलाइंस आएगी, कैसे नया बूम आएगा। वी वर थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट एंड इसलिए मैं जानता हूँ बहुत लोगों का लॉस भी हुआ होगा, बहुत सारे लोग काम नहीं कर पाए होंगे इस महीने, बहुत लोगों ने इतना होने के बावजूद भी देखो अच्छी इनकम डेवलप कर ली इस महीने, ठीक है? हाँ आकाश, बिल्कुल सही बात है। इंसान हारता तब है जब वो खेल छोड़ दे। अगर सही समय का वेट करा तो हारता कभी नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोग थोड़े थोड़े से इनएक्टिव से हो गए हो, गायब से हो गए हो कि सर काम तो अभी हो नहीं रहा है, चलो बाहर की लाइफ में, बाहर की दुनिया में ध्यान दे लेते हैं एंड वहीं पे हम कुछ और देख लेते हैं। एज योर विश, मेरा आंसर है एज योर विश। बड़ी तरह याद रखना कि फॉरएवर वो गेम है जो कभी भी पलट सकती है। 2021 में भी ऐसा ही एक मैटर सामने आया था और आप लोगों को एक गुड न्यूज दे देता हूं दैट फॉरएवर को कल कोर्ट में एक क्लीन चिट मिल गई है। फॉरएवर सामने से कोर्ट के पास गया, उन्होंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आप बताओ हमारी गलती कहाँ है। सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, सब कुछ सबमिट करवाया, 15 दिन लगे सॉल्यूशंस होने में। लेकिन आप सब जानते हो कि हम जिस बेस्ट कंपनी का पार्ट हैं वो
कभी नहीं हार सकती। गवर्नमेंट ने एक क्लीन चिट दे दी है फॉरएवर को कि आप अपनी वर्किंग कंटिन्यू कर सकते हो, आपकी कहीं गलती नहीं है, एंड देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉरएवर। जो भी लोग कर रहे हैं वो करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप सब लोग खुश हो सकते हो, आपकी अपनी कंपनी को अगेन क्लीन चिट मिल गई है। देखो एक बात याद रखना, सवाल तो बहुत लोग उठाएंगे, ठीक है सर बात कोर्ट तक पहुंची ही क्यों अगर कंपनी सही है तो। भाई जब जब आप अच्छा काम करने जाओगे, व्हेन यू विल रीच हाइट्स, आपकी बातें गलत जगह पहुंचेगी, बहुत लोग आप पे गलत तरीके से इल्जाम लगाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट, अगर कोर्ट आपको क्लीन चिट दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। सिंपल आंसर। क्या समझे, क्या समझे? सिंपल आंसर दैट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। ओके, अब आते हैं हम इस बात पे कि वो कमबैक हमें कैसे बेनिफिशियल रहेगा एंड हम लोग किस तरीके से कमबैक करने वाले हैं हमारी वर्किंग में। हालांकि मजे की बात देखना और मजे की बात तुम समझना, मजे की बात ये है कि इस महीने जब पूरी दुनिया का बिजनेस डाउन हुआ, जब हमने भी काम करना बंद किया, स्टिल हम लोग इतने स्ट्रांग हैं दैट हमने 100 सीसी से ज्यादा का बिजनेस करना है इस महीने भी। यस इस महीने भी हम 100 सीसी से ज्यादा का बिजनेस करेंगे। जो बिजनेस लोग अपने पीक टाइम पे नहीं कंप्लीट कर पाते, हम अपने वर्स्ट टाइम में कंप्लीट करेंगे। आप ये देखो, ये हमारी स्ट्रेंथ को डिपेक्ट करता है, क्या स्ट्रेंथ है हम लोगों की, क्या स्ट्रेंथ है हम लोगों की, समझ गए? तो जब वापस सिस्टम ऑन द ट्रैक आने वाला है, आपको थोड़ा सा वेट और करना है कि हमारी ये एक्टिवनेस, हमारी ये पॉजिटिविटी अगेन इन द फ्लो आने वाली है 1 मई से। 1 मई से हमारी न्यू वर्किंग अगेन स्टार्ट होने वाली है एंड वी आर प्लानिंग एंड वी आर प्रिपेयरिंग कि जितना हो सकता है हम 27 या 28 तारीख को ही नए सिस्टम पे वर्किंग करना शुरू करवा देंगे आपको, ठीक है। अब तो खुश हो, अब तो मन में ये नहीं रह रहा आपके कि सर क्या करें, खाली बैठे हैं सर, परेशान हो रहे हैं सर, ऐसा कुछ तो नहीं है। देखो बहुत सारे लोग इस टाइम पे इनएक्टिव भी हो गए। वही होता है ना कि बुरे वक्त में पता लगता है कौन अपना है और कौन पराया। जो पराये थे वो चले गए, जो अपने थे वो रुक गए, और जो अपने रुक गए अब इनको बहुत मजा आने वाला है काम करने में, क्योंकि एक सेटबैक हुआ, बट इससे जो अब हम कम बैक करेंगे वो उस लेवल का होगा जो पूरा एफएलपी इंडिया देखेगा कि इन्होंने क्या कमबैक कर दिखाया। उसके लिए राइट सिस्टम हम बना रहे हैं आपके लिए, टेंशन मत लो। आज की मीटिंग मैच कुछ नहीं है। मैं मानता हूं बहुत सारे लोग नए नए ज्वाइन होके आए हैं, जिन्होंने न्यू ज्वाइनिंग करी है एंड उनको थोड़ी सी नेगेटिविटी फील हो सकती है कि यार हम आए और हमारा काम एकदम से ढीला पड़ गया, रुक गया। बट सॉरी गाइस, कंडीशन हमारे हाथ में नहीं होती है। जो चीज पिछले 5 साल में नहीं हुई वो आपके आते ही हो गई, सोचो। अब किस्मत की बात है ना, सिर्फ किस्मत की बात है और कुछ नहीं है। मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है कि जो खराब होता है वो कुछ अच्छा ही लेके आता है। हो सकता है अपना नया सिस्टम आएगा, वो नया सिस्टम आपके लिए रीबूट होगा, एक रीस्टार्ट होगा अपनी जर्नी के लिए, अपने करियर के लिए, और इससे आपको एक चीज का प्रूफ जरूर मिल जाएगा कि भाई आप फॉरएवर में काम कर रहे हो तो आप सही जगह पे हो। कोई भी कोई इल्जाम लगा ले, फॉरएवर कहीं गलत नहीं है, तो हम आपको कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है, आपका करियर सेफ है, सिक्योर है, समझ गए? आपका करियर सेफ है, सिक्योर है, आपको ये गारंटी मिल जानी चाहिए। आज हम भी तो फॉरएवर कर रहे थे, अगर फॉरएवर बंद हो रहा होता तो हमारी हालत भी खराब होती ना। क्या हमने 3 लाख महीना बनाया, खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। नो, फॉरएवर कभी बंद नहीं हो सकता एंड हमें इसका भरोसा है, उस अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं, ठीक है। अच्छा वैसे मुझे एक चीज जाननी है आप सभी लोगों से, दैट जो ये पिछले 5 दिन आपका टाइम वेस्ट हुआ, आप फ्री हो गए थे, आप लोगों ने क्या करा उस टाइम के अंदर? लास्ट 5 डेज में चैट में बताओ मुझे एक बार, क्या किया आपने? व्हाट हैव यू डन? जो भी आपने किया हो, आपने 5 दिन में लर्निंग करी, ओके, स्टडी करी, ठीक है, और प्रोडक्ट की नॉलेज ली, बहुत अच्छी बात है, प्रोडक्ट नॉलेज ली तो बहुत अच्छी बात है, और ऑर्गेनिक जनरेशन करा, ठीक है, एग्जाम की तैयारी करी, ठीक है, प्रभुच्छा देखी बहुत सारी, वेरी गुड, और
स्किल्स, लर्निंग की नोट्स बनाए। ये जो इतने लोग बोल रहे हैं हमने लर्निंग्स करी, सच में करी या पागल बना रहे हो? नहीं, मतलब मुझे लग रहा है पागल बना रहे हो। मन भर के टीवी देखा और लर्निंग किया, चलो ऑनेस्ट आंसर किया है। चलो, आपने पिछले 5 दिन में जो भी किया है मुझे नहीं पता, बट अगले 5 दिन में, बिकॉज देखो 1 तारीख को ही हम एक्चुअल वर्किंग पे आएंगे वापस मोड पे, है ना। अगले 5 दिन में ऐसा क्या करना है कि हम 1 तारीख से फुल फ्लैश वापस काम पे बैठ जाएं। और देखो, खाली रह के एक फीलिंग तो आपको भी आई होगी, खाली रह के एक फीलिंग तो आपको भी आई होगी। सच सच बताना, दिल से लगा, मेरे को ना बड़ा खाली खाली लग रहा था कि यार मैं बड़ा खाली सा हो गया हूँ, कुछ करने में मन नहीं लग रहा था। मैं कहा यार मुझे कॉलिंग करनी है, मुझे क्लोजिंग करनी है, मुझे मीटिंग करनी है, मुझे सेशंस करने हैं, आई वांट टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैं परेशान हो गया था हैवी तरीके से। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मैं खुद बहुत परेशान हो गया था। तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ किसी चीज के लिए हुआ, है ना। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं तो ये मानता हूँ। देखो पर्सनल लेवल पे तो सेम चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि फ्री हुए तो आपको फील हुई होगी कि एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है फॉरएवर की और हमारे बिजनेस की, है ना। जब एक चीज दूर चली जाती है, छूट जाता है, तब उसकी एक्चुअल वैल्यू पता लगती है कि हमारे लिए वो क्या मीन करता था। कुछ नए लोग हैं, शायद उनको फर्क ना पड़ा हो, कुछ पुराने लोग हैं, शायद उनको फर्क ना पड़ा हो। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं एकदम खाली खाली हो गया था। मैंने कहा यार बोरिंग हो रहा था काम, बहुत बोरिंग, ठीक है। लेकिन यू हैव 5 days, अगले 5 दिन में आपको अपना फ्लो फिर से लेके आना है फॉरएवर के हिसाब से। फिर से वही, अच्छा इस बार ट्राई करना है कुछ अच्छा करें, ठीक है। ट्राई करना है कि आप मॉर्निंग टाइम से उठ के कुछ एक्सरसाइज कर पाओ, जिम कर पाओ, अच्छा खाना खा पाओ, है ना, अपने हैबिट्स को अच्छा कर पाओ, एक अच्छा रूटीन बना पाओ। अगले 5 दिन का आपको जो फिर से फ्लो लेके आओगे डिसिप्लिन में, मूवीज से बाहर निकलो, सीरीज से बाहर निकलो, जंक फूड से बाहर निकलो, कोई इलाज नहीं बचा। 5 दिन आपको मिल रहे हैं अगेन अपना कमबैक करने के लिए, बिकॉज फॉरएवर को जो क्लीन चिट मिल चुकी है, 2 दिन में फॉरएवर की नई गाइडलाइंस आ जाएगी। उसके लिए 2 दिन में हम यह सिस्टम लॉन्च कर देंगे। 1 तारीख से वर्किंग हमारी फिर से फुल स्पीड पे चालू हो जाएगी, फुल स्पीड पे, समझ गए। 5 दिन आपके पास है। अब ये मत सोचना कि 5 दिन ही बचे हैं, चलो सीरीज देख लेते हैं, चलो वो कर देखो, मना किसी चीज को लेके नहीं है, लेकिन इन अगले 5 डेज में आपको अपने हैबिट्स को अगेन सही करना है, अपने कमबैक को शेप करना है। मैंने पिछले 4 दिन से ये मीटिंग नहीं करी, बट आज क्यों कर रहा हूं, आई वॉज वेटिंग कि यार कोर्ट में कंपनी को क्लीन चिट मिले और मैं ये मीटिंग करूं, और कल रात को वो क्लीन चिट मिल गई। गवर्नमेंट ने ओपनली कंपनी को सपोर्ट करा कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, जिस इंसान ने फ्रॉड किया है वो अंदर जाएगा, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ना आज ना आगे। समझ गए? क्या समझे? हैव ट्रस्ट, हैव बिलीव, हैव फेथ। जब आप हम पे भरोसा करके यहाँ पर आए थे, तो मानता हूँ थोड़ा सा डिले जरूर हो गया है, बट उसी भरोसे पे हम अगेन काम करेंगे। एंड डोंट वरी, इन चीजों को ओवरकम करने के लिए, आपके लिए बकल अप करने के लिए, इन चीजों को मैं तैयार हूँ। किस चीज के लिए? अगले महीने हम लेके आने वाले हैं आप लोगों को कुछ ऐसे एक्साइटिंग से इंसेंटिव्स जो आपके पुराने जो चीजें खराब हुई है उनको पूरा कर देगा। मैं कह रहा हूं अभी से तैयारी कर लो, अगले मंथ क्या पता हम ट्रिप पे चले जाएं, क्या पता हम कुछ और कर लें, क्या पता हम कुछ और कर लें, पर कुछ ऐसे इंसेंटिव्स आएंगे आपके लिए कि यू विल फील दैट यू आर डूइंग वेरी गुड। आपको वापस से वही फीलिंग आएगी कि आप फॉरएवर के फुल फ्लैशी मोड में आ चुके हो काम करने के लिए, और आपको मजा आ रहा है। अपनी लर्निंग्स को बढ़ा दो, अपनी टारगेटिंग्स को बढ़ा दो, अपनी स्किल्स को एनहांस करना शुरू कर दो। अगले 5 दिन लगातार अपने अपलाइन से मॉक कॉल करो, स्किल्स पॉलिश कराओ, सब कुछ करो, एंजॉय करो, एंजॉय द प्रोसेस। अपना माइंडसेट फिर से रेडी करो, प्रोडक्ट नॉलेज लो, सब चीजों पे फुल्ली फोकस हो जाओ, और ट्राई करो कि एटलीस्ट 250 पॉइंट का रिटेल आप कर सको, ताकि आप एक एफबीओ कहलाने के लायक बन सको। ट्राई करो, कोई फोर्स नहीं है किसी को, कोई कंपल्सन नहीं है किसी को, बट हाँ आप बन जरूर सकते हो, ठीक है। मेरा मानना यही है कि दुनिया की रीत यही है कि अगर वो किसी को पीछे लेके जाती है, फातिमा जी उनकी गलती नहीं है,
बट उनके केस अभी चल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जब किसी के ऊपर एक केस लगता है तो और उनके दुश्मन खड़े हो जाते हैं और केस लगा देते हैं। उनका केस अभी चल रहा है, उनको टाइम लगेगा। हाँ जी, अभी उनका केस चलेगा और हियरिंग्स होगी और टाइम लगेगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन आएगा। बट हमें अपनी स्पीड नहीं रोकनी, ठीक है। भगवान सब देखता है, जो होगा बेस्ट होगा उनके साथ भी और हमारे साथ भी। बस इतना समझ लो कि अगर अपने बैड टाइम के अंदर हम लोग इतना अच्छा बिजनेस कर पाए तो हमारे गुड टाइम में हम कितना बिजनेस बिल्ड कर लेंगे, सोच के देखो, जस्ट इमेजिन। तो इसी चीज के लिए एक शॉर्ट सी मीटिंग थी आपको ये बताने के लिए कि हमारा सेटबैक अब खत्म हो चुका है, हमारा वनवास अब खत्म हो चुका है। अब बारी है अगेन हमारे राज्य को संभालने की, हमारे कमबैक को करने की। अगेन तैयारी कर लो, अगेन प्लानिंग्स कर लो, अपलाइन से सुपरवाइजर बनने के लिए अगेन रोड मैप क्रिएट कर लो, अपलाइन से बात करो, मीटिंग्स करो। हमारी ट्रेनिंग अपन स्टार्ट करते हैं एंड जल्दी से अगले मंथ हम सुपरवाइजर लेवल प्लान करते हैं और कंप्लीट करने की तरफ चलते हैं। क्या कहते हो, फिर सारे रेडी हो? आर यू ऑल रेडी? तो ग्रुप बनाते हैं, कम्युनिटी सही है, क्योंकि कम्युनिटी में तो आप रिप्लाई नहीं कर पाते। मैं बना तो दूंगा ग्रुप, लेकिन आप एक्टिव नहीं रहते यार, इसलिए मन नहीं करता ग्रुप बनाने का। पहले ग्रुप में खाली खाली बैठे रहे, मजा ना आए तो क्या मजा आएगा। हाँ, अगर आप बोलते हो कि आप एक्टिव रह सकते हो प्रॉपर, तो भाई फिर तो मैं ग्रुप बना सकता हूँ, ठीक है। तो बताओ क्या चाहते हो, कम्युनिटी रखनी है या ग्रुप बना दें? क्या कहते हो? देखो जितने ये लोग बोल रहे हैं ना, ग्रुप ग्रुप ग्रापू, जो भी स्पेलिंग तुम लिख रहे हो, है ना, मैं बना तो दूंगा, लेकिन इसके बाद जो मेरे को एक्टिव नहीं दिखा, मैं लात मार के बाहर निकाल दूंगा उस ग्रुप से। ध्यान रखना, तैयारी कर लो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया तो देख रही है कि ये खत्म हो गए, ऐसा कमबैक करते हैं कि उनके पैरों से जमीन खिसक जाए कि इन्होंने किया कैसे। क्योंकि इस टाइम सब डाउन हुए हैं, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो फिर से ऊपर आ जाएगा, सब बराबर हो चुके हैं वापस से। पर मजा आएगा, लिटरली बहुत मजा आएगा। एंड देखते हैं कि हम क्या कमबैक कर पाते हैं। प्रीति, मैं लात मारना जानता हूं, चाहे दूर हूं चाहे पास हूं, ठीक है, टेंशन लेने की नीड नहीं है। तो सभी के सभी ना फुल फ्लैश पॉजिटिविटी में आ जाओ, मैनिफेस्टेशन शुरू कर दो, बढ़िया से अपना मन बना लो, माइंडसेट रेडी कर लो, लर्निंग्स वापस शुरू कर दो, अपनी स्किल्स वापस ले आओ, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू बिगेस्ट कमबैक ऑन 1 मई 2026। जी हाँ, हम वो करेंगे और इतना बढ़िया करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। मैं तो भाई पूरा नेगेटिव हो गया, तो भाई वो तो आपकी चॉइस है। अगर आपको लग रहा है कि आप नेगेटिव हो गए हो तो भी आपका डिसीजन है। देखो ये बिजनेस है, यहाँ अप एंड डाउन तो चलते रहेंगे। और अगर जॉब होती तो फिर फॉरएवर क्यों बना, जॉब ही कर लेते, है ना। सिंपल सा आंसर है मेरा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम डाउनफॉल होने पे 100 सीसी का बिजनेस कर सकते हैं, क्या पता उससे ज्यादा ही हो जाए, वो तो मंथ एंड में पता लगेगा। तो हमारे एक्टिव टाइम में हम कितना बिजनेस कर सकते हैं, आप ये सोच के देखो एक बार, जस्ट इमेजिन दैट थिंग, जस्ट इमेजिन। समझ गए? बाकी बेस्ट ऑफ लक, शॉर्ट नोटिस मीटिंग फॉर ऑल ऑफ यू, बट बता रहा हूं बहुत मजा आने वाला है। 5-6 महीने, नो शिवम, नो 5-6 मंथ्स, 1 तारीख से हम फुल फ्लैट लग जाएंगे, ठीक है, 1 तारीख से हम फुल फ्लैट लग जाएंगे। यस, वी विल बी बैक ऑन ट्रैक ऑन 1st। 5 दिन पहले मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया ताकि आप अपने घर की जो दिक्कतें सॉल्व कर लो, फिर से एक्टिव होने की तैयारी कर लो। 1 तारीख से फुल फ्लैश बैक ऑन ट्रैक हो जाते हैं, मजे आएंगे। बाय बाय एवरीवन, दिस ट्रेनिंग इज एंडेड नाउ।